नमस्कार बच्चों, एजुकेशन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विद के में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम वाक्य के प्रकार और वाक्य की परिभाषा देखने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ हो जाते हैं उन समूह से एक ऐसा वाक्य तैयार होता है जो अर्थपूर्ण हो या किससे पूरा भाव स्पष्ट होता हो या फिर एक अच्छा विचार प्रकट करता हो, तो उसे कहा जाता है वाक्य। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। इस तरह से अनेक शब्दों से बना यह समूह एक अर्थपूर्ण वाक्य बना है और इसीलिए इसे कहते हैं वाक्य। दूसरा वाक्य देखो, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ पर भाव प्रकट किया गया है कि मोर के पंख कैसे हैं, सुंदर है, और इसीलिए ऐसे शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। देखो बच्चों, वाक्य के दो विभाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है, देखो बच्चों, पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पन्ना के बारे में कहा गया है। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी पन्ना के बारे में कहा गया है, इसीलिए इसे कहा जाता है उद्देश्य। यानी जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और जो कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। यानी हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यह है विधेय। देखो दूसरा वाक्य हम देखेंगे, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यानी किसके बारे में कहा गया है, काठमांडू, यानी काठमांडू यह है उद्देश्य, और नेपाल की राजधानी है, यह है विधेय। यानी आसान तरीके से कहा जाए तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। तो चलो बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि वाक्य के दो जो भाग होते हैं उद्देश्य और विधेय, वो किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। चलिए हम देखेंगे अब पहला वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण आया है, देखो उदाहरण देखेंगे हम, सचिन दिल्ली चला गया। यहाँ पर एक ही क्रिया हुई है कि सचिन दिल्ली चला गया, यानी जाने की एक ही क्रिया हुई है। यानी कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। या फिर जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। जैसे इसी उदाहरण में हम देखेंगे, देखो यहाँ पर सचिन यह है उद्देश्य और दिल्ली चला गया यह है विधेय। यानी सचिन के बारे में कहा गया है इसलिए सचिन ये उद्देश्य है, और दिल्ली चला गया उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि दिल्ली चला गया, और इसीलिए यह है विधेय। यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कहा जाता है सरल वाक्य। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, मोर नाच रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोर और नाच रहा है, यह है विधेय। यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में होता है उसे कहा जाता है सरल वाक्य, अथवा जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, नाचना यह एक ही मुख्य क्रिया है, उसे कहा जाता है सरल वाक्य। अब देखेंगे दूसरा प्रकार, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में देखो, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक
सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय यानी जैसे और, परंतु, तथा, या आदि इससे जुड़े हुए होते हैं उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण, सुकेशी से मैंने फल मंगवाए थे परंतु वह लाई नहीं। यहाँ पर देखो पहला वाक्य है सुकेशी से मैंने फल मंगवाए थे। यह एक पूरा वाक्य स्वतंत्र वाक्य है। वह लाई नहीं, यह भी एक दूसरा स्वतंत्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और परंतु इस अव्यय से जोड़े गए हैं और इसीलिए ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। उसी तरह से नीचे भी देखो, मैं कल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आ सकी। यहाँ पर मैं कल बीमार थी यह एक वाक्य है, स्कूल नहीं आ सकी यह दूसरा वाक्य है और इन दोनों वाक्य को इसलिए इस अव्यय ने जोड़ा है और इसीलिए ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा प्रकार हम देखेंगे मिश्र वाक्य। देखो बच्चों, मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे वाक्य गौण वाक्य होते हैं, शेष वाक्य होते हैं जो उपवाक्य होते हैं और ऐसे वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं, अवलंबित होते हैं। उसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जैसे यहाँ पर देखो पहला उदाहरण है, पारुल ने कहा था कि वह पंचमढ़ी जाएगी। देखो यहाँ पर पहला वाक्य पारुल ने कहा था, लेकिन इस वाक्य से यह बोध नहीं होता कि उसने क्या कहा था, यानी यह वाक्य इस वाक्य पर निर्भर है, अवलंबित है, यानी मुख्य वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। उसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जैसे यहाँ पर देखो, यह वही घड़ी है जो ऐश्वर्या लाई थी, यानी कि यह वही घड़ी है। इस वाक्य से यह बोध नहीं होता, यह वाक्य पूर्ण नहीं होता, अर्थपूर्ण नहीं होता। यह वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है और इसीलिए ऐसे वाक्यों को कहा जाता है मिश्रित वाक्य। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद देखे हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया मुख्य होती है अथवा जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कहा जाता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जब आपस में किसी समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, मुख्य होता है और एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन्हें कहा जाता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य के 6 प्रकार होते हैं: विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संभावनार्थक वाक्य। उसमें से पहला प्रकार हम देखने वाले हैं विधानार्थक वाक्य। देखो यहाँ पर बच्चों, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में कोई विधान सरल ढंग से किया जाए अथवा जिसमें न, नहीं, मत शब्द न हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर वाक्य में सकारात्मकता हो या फिर न का प्रयोग जहाँ पर नहीं किया जाता, वाक्य सरल ढंग से किया हुआ होता है, वहाँ पर विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, यानी कि इस वाक्य में कहीं पर भी न, नहीं, मत ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है और वाक्य सरल ढंग से लिखा गया है, सरल ढंग से किया गया है, इसीलिए इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। वैसे ही दूसरा वाक्य देखो, सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है,
इस वाक्य में भी कहीं पर भी न, नहीं, मत का प्रयोग नहीं किया गया है और वाक्य सरल ढंग से किया गया है और इसीलिए ऐसे वाक्यों को विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बिल्कुल विपरीत दूसरा प्रकार है निषेधार्थक वाक्य। निषेध यानी न का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर नकारात्मक भाव दर्शाए जाते हैं, वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जिस वाक्य में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे निषेधार्थक वाक्य में न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग किया होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं इस शब्द का प्रयोग किया गया है, नकारात्मक दर्शाया गया है और इसीलिए ऐसे वाक्य निषेधार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, मनुष्य नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर भी नहीं का प्रयोग किया गया है और इसीलिए ऐसे वाक्य निषेधार्थक वाक्य होते हैं। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? तो जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, नाखून इतने बेहया क्यों हैं, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क्यों है और इसीलिए इसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर एक बच्चों बात ध्यान में रखो कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह दिया गया होता है। जैसे दूसरा वाक्य देखो, आज बच्चे क्या खाएंगे, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है और वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और इसीलिए ऐसे वाक्यों को प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। चौथा प्रकार है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण, गेहूँ के ये दाने अपने पास रखो, यानी कि यहाँ पर गेहूँ के दाने रखने की आज्ञा दी गई है और इसीलिए ऐसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा भी वाक्य देखो, छतरी भी रख लेना, यानी यहाँ पर भी आज्ञा दी गई है और इसीलिए ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अब पांचवा प्रकार हम देखेंगे, विस्मयार्थक वाक्य। यहाँ पर देखो, विस्मयार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का भाव हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, यानी कि यहाँ पर आनंद, हर्ष दर्शाया गया है। वाह इस शब्द से पता चलता है कि यहाँ पर आनंद का भाव दर्शाया गया है और इसीलिए ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर उस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य दिया गया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि विस्मयार्थक वाक्य कौन सा है। दूसरा वाक्य देखो, हाय अब क्या होगा। इस हाय इस शब्द से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर शोक, दुख की भावना यहाँ पर दर्शाई गई है और इसीलिए देखो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया गया है, इसीलिए ऐसे वाक्य विस्मयार्थक वाक्य होते हैं। उसके बाद छठा प्रकार है संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में कुछ होने की संभावना व्यक्त की गई हो उसे संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर वे घर पहुँच गए होंगे, यानी यहाँ पर संभावना दर्शाई गई है, निश्चित रूप से मालूम नहीं है और ऐसे वाक्य जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है ऐसे वाक्य संभावनार्थक वाक्य होते हैं। दूसरा वाक्य भी वैसा ही है, शायद सवाल रह गए हैं। इस वाक्य में भी संभावना दर्शाई गई है और इसीलिए ऐसे वाक्य संभावनार्थक वाक्य होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने पहला वाक्य देखा विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा विस्मयार्थक वाक्य और छठा संभावनार्थक वाक्य।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊँ। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।